हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग की बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने देखा कि ईआर के ल्यूमेन में जैसे ही नेसेंट प्रोटीन्स पहुंचती हैं वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स होते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं और प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उन सारी प्रोटीन्स या फिर हम कहें उन सारे चैपेरॉन्स के फंक्शन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, ईआर के अंदर कभी कभी कुछ प्रोटीन्स फोल्ड होने से रह जाती हैं जिनको हम लोग अनफोल्डेड प्रोटीन्स बोलते हैं, या फिर कभी कभी कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं होती हैं जिनको हम लोग मिसफोल्डेड प्रोटीन या फिर इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स का क्या होता है? अगर ऐसी कोई प्रोटीन ईआर के अंदर आ गई है जो कि पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पाई, तब इन प्रोटीन्स का क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ये बताया था कि कोई भी प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन को या फिर ईआर को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो जाती है। ठीक है, अगर हम किसी वाइल्ड टाइप प्रोटीन की बात करें जो कि प्रॉपरली सिंथेसाइज हुई है, उसमें किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वो ईआर के ल्यूमेन को तब तक नहीं लीव करेगी, मतलब तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो जाती है। ठीक है, और उनको वहां पे रोकने का काम कौन करेगा? वो जो मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स उनसे बाइंड रहते हैं, ये सिग्नल है कि ये प्रोटीन अभी तक पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कोई ऐसी भी प्रोटीन आ गई है जिसमें किसी तरह का म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाई या फिर वो इम्प्रॉपरली फोल्डेड है, तब क्या होगा? तब ऐसी भी प्रोटीन्स वहीं ईआर के ल्यूमेन में रोक दी जाती है। ठीक है, तो वो तो इम्प्रॉपर फोल्डेड इसलिए है क्योंकि वो म्यूटेटेड प्रोटीन हो। तो इस तरह की प्रोटीन्स को क्या किया जाएगा? इस तरह की प्रोटीन्स को ईआर के ल्यूमेन से बाहर साइटोसोल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो म्यूटेटेड प्रोटीन है, वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ सेल पे एक बोझ बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई वाइल्ड टाइप प्रोटीन है और किसी वजह से वो फोल्ड नहीं हो पा रही है, अपना प्रॉपर कन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक को हमने टर्म दिया है, या फिर इस टॉपिक को टर्म दिया था अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। मतलब अगर कोई प्रोटीन नॉर्मल तरीके से सिंथेसाइज हुई है फिर भी वो ईआर के ल्यूमेन में जा करके प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? ठीक है, तो उसके साथ वहां पे कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स फॉलो होती हैं। पहली चीज तो उस प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ईआर के ल्यूमेन में रोक के रखा जाता है। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जितनी देर तक वो प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में रहेगी वो प्रोटीन उन चैपेरॉन से एक्सपोज रहेगी जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन जितनी देर तक ईआर के ल्यूमेन में क्या मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितनी देर तक प्रोटीन को ल्यूमेन में रोक के रखा जाएगा उतनी देर तक प्रोटीन क्या रहेगी? उन चैपेरॉन से एक्सपोज रहेगी और उसकी फोल्डिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये होता है। ठीक है, अब अगर ईआर के ल्यूमेन में कोई प्रोटीन पाई जा रही है, ठीक है, अगर ईआर के ल्यूमेन में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, मान लीजिए प्रोटीन कहाँ पे है? ईआर के ल्यूमेन में है। ठीक, और अगर ये ईआर के ल्यूमेन में है तो ये किस फॉर्म में रहेगी? बाउंड विद मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स, या फिर वो प्रोटीन जो कि फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं। चैपेरॉन हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं? प्रोटीन्स। चैपेरॉन्स कौन है यहाँ पे? प्रोटीन्स दैट असिस्ट प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक, तो अगर ईआर के ल्यूमेन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो इन चैपेरॉन से, मॉलिक्यूलर चैपेरॉन से, या फिर हम कहें कि ऐसी प्रोटीन जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करती हैं, उनके साथ बाउंडेड फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, और नॉर्मली वो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि बिप, मैंने आपको बताया था, बिप से बाउंड रहेगी, या फिर कॉलनेक्सिन, ये दोनों चैपेरॉन्स थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग को असिस्ट करने में। ठीक है, तो अगर कोई प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में पड़ी हुई है तो वो इन दोनों प्रोटीन से बाउंड रहेगी। ठीक है, और ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं, ये दोनों जो चैपेरॉन्स है, ये प्रोटीन से बाउंड होकर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन फोल्डिंग के जो कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम लोग चैपेरॉन बोल रहे हैं, जैसे कि बिप या फिर कॉलनेक्सिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो चैपेरॉन्स होते हैं ये दो मेजर फंक्शंस वहां पे परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन तो ये
दे promotes proper folding of प्रोटीन्स कैसे करते हैं? मैंने बताया था कि ये जैसे ही नेसेंट प्रोटीन आती है उसके साथ बाउंड हो जाते हैं और प्रोटीन को एग्रीगेट होने से रोकते हैं। तो कैसे करते हैं? बाय प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, तो जो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स प्रोटीन से बाउंड रहते हैं दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला तो प्रॉपर फोल्डिंग को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? बाय प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एग्रीगेट नहीं बनने देते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये क्या करेंगे? दूसरा फंक्शन दे ब्लॉक्स मूवमेंट ऑफ unfolded proteins from the ER to their final location। अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ में बाइंड करके क्या करती हैं? उनको ER में ही रिसाइड रखती हैं, उनको वहीं पे रिटेन रखती हैं, उनके मूवमेंट को ही रोक देती हैं। वो ER से अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएंगे। तो ये दो काम करती हैं कौन? ये जो हमारी मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होते हैं, जो ER की रेजिडेंट प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट होते हैं, वो ये दो काम परफॉर्म करते हैं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही जो हमारे ER के रेजिडेंट चैपरॉन्स हैं या हम कहें फोल्डिंग कैटालिस्ट हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन मैमेलियन सेल्स और ईस्ट सेल्स दोनों ही, अगर दोनों के ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर अनफोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट हैं तो वो एक तरह का रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं जिसको अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस कहते हैं। ठीक है, उस रिस्पांस में होता है क्या है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो मैंने कहा बोथ कौन कौन? बोथ मैमेलियन सेल्स और ईस्ट दोनों के पास एक रिस्पांस होता है। अगर दोनों के ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ पे? ER के ल्यूमेन में, अगर दोनों के ER के ल्यूमेन में बहुत ज्यादा अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, चार्ट फॉर्म में आप लोग समझते चलिए, बोथ मैमेलियन सेल और ER के ल्यूमेन में अगर अनफोल्डेड प्रोटीन्स ज्यादा हो गई हैं तो ये एक रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके दौरान होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट्स इंक्रीजेस। ठीक है, होता क्या है? जैसे ही मैमेलियन सेल या फिर ईस्ट की सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है वहां पे अनफोल्डेड प्रोटीन्स बढ़ जाती हैं, होता क्या है? ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है सिस्टम में जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट करते हैं। मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग को प्रमोट करने वाले जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे सिग्नल मिल जाता है कि ER के ल्यूमेन में बहुत सारी अनफोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि प्रोटीन को फोल्ड करने वाली जो प्रोटीन है वो वहां पे कम पड़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम क्या करता है, सेल्स क्या करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जीन को ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देती हैं जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग को इंक्रीज करें। ऐसी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को इंक्रीज करवाएं। तो उनमें कौन कौन सी होंगी? आपकी कार्नेक्सिन हो सकती है, कार्लेटिकुलिन हो सकती है, बिप हो सकती है। ये सारी प्रोटीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे रिस्पांस में, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस में, एक प्रोटीन ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसका नाम है IRE1। अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसका नाम है IRE1। ठीक है, IRE1 है क्या? इट इज बेसिकली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन
ऑफ ER। ER की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक एंड डाइमेरिक फॉर्म, ठीक। मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है और डाइमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। मोनोमेरिक फॉर्म जो होता है वो इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म। इस फॉर्म में अगर पाया जा रहा है तो IRE अपना फंक्शन नहीं करेगा, इसका जो फंक्शन है अभी मैं आगे आपको बताता हूं। और डाइमेरिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो ये इसका एक्टिव कन्फॉर्मेशन है, एक्टिव कन्फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब डाइमेरिक फॉर्म में IRE1 करता क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पूरी प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। अगर IRE1 अपने डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ HAC1। HAC1 क्या है? इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंक्रीज, ये क्या करता है? इंक्रीजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट्स। मतलब प्रोटीन फोल्डिंग की जो प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन जो प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट करती हैं, उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसको कौन प्रोड्यूस कराता है? डायमेरिक IRE1, ठीक है। तो अब IRE1 कब डायमेरिक फॉर्म में होगा, कब मोनोमेरिक फॉर्म में होगा, कब ये प्रोटीन बनेगी, ठीक है, ये प्रोटीन बनती कैसे है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे एक चार्ट के फॉर्म में सबसे पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग एक फिगर से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि किस तरह से IRE1 का एक्टिवेशन होता है। हमने कहा जब वो अपने डायमेरिक फॉर्म में होगा तब वो एक्टिवेट होगा और HAC1 को एक्टिवेट करेगा, ठीक। यहाँ पे मैंने दो पार्ट किया है इस बोर्ड का, एक तरफ मैं नॉर्मल प्रोसेस दिखा रहा हूँ, एक तरफ मैं वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ जहाँ पे अनफोल्डेड प्रोटीन्स बनी हुई हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन मैंने क्या कहा था, जैसे ही कोई नेसेंट पॉलीपेप्टाइड आती है, पॉलीपेप्टाइड जैसे ही आती है, पॉलीपेप्टाइड जैसे ही आएगी तो सबसे पहले इससे बिप प्रोटीन बाइंड कर जाती है, ठीक। बिप आकर के बाइंड कर जाती है, ठीक। बिप के बाइंड होते ही क्या होगा? प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन फोल्ड हो गई, ठीक। और प्रोटीन के फोल्ड होते ही बिप क्या होगा? यहां से निकल जाएगा, बिप क्या हो जाएगा? बिप रिलीज हो जाएगा, ठीक। और इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे ढेर सारे बिप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि बिप आएगा, बाइंड करेगा और फिर जैसे ही प्रोटीन फोल्ड होगी बिप निकल के चला आएगा, ठीक। बिप मॉलिक्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बहुत हायर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर बिप मॉलिक्यूल हायर अमाउंट में प्रेजेंट हैं तब ये जा करके बाइंड कर जाते हैं, किससे? IRE1 से, IRE1 से बाइंड कर जाते हैं। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, बाइंड्स टू IRE1। और अगर ये IRE1 से बाइंड कर जाते हैं तब IRE1 किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? अपने मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइजेज इन मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक। अगर मोनोमेरिक फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है ये HAC1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक। तो अगर प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो रही है तो वहां पे बिप का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और बिप का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो बिप क्या करेगा? बिप जा करके IRE1 से बाइंड कर जाएगा, और अगर IRE1 से बिप जा करके बाइंड कर जाएगा तो बिप अपने IRE1 अपने मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाएगा और वो HAC1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक। अगर सिस्टम में बहुत सारी अनफोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गई, ठीक है, अनफोल्डेड प्रोटीन्स ER ल्यूमेन में बहुत ज्यादा है, अनफोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक। तो इस अनफोल्डेड प्रोटीन से क्या होगा? बिप आकर के बाइंड हो जाएगी। कौन आकर के बाइंड हो जाएगा? बिप, ठीक। अब जो बिप बाइंड है वो अनफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड है और ये बाइंड ही रहेगी, इसको छोड़ेगी नहीं, ठीक। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बिप रिमेन्स बाउंड टू
पॉलीपेप्टाइड, अनफोल्डेड पेप्टाइड, अनफोल्डेड प्रोटीन। अनफोल्डेड प्रोटीन से कौन बाइंड रहेगा? रिमेन रहेगा बिप। अब क्या होगा, जो बिप का कंसंट्रेशन है ईआर के ल्यूमेन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि बिप इसको छोड़ ही नहीं रहा है, लगातार इससे बाइंड किया हुआ है अनफोल्डेड फॉर्म में। तो अगर बिप का लेवल वहां पे कम हो जाता है तो क्या होगा, IRE1, इस कंडीशन में क्या होगा, IRE1 डाइमराइजेस एंड एक्टिवेटेड, डाइमराइज हो जाएगा और एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक बार IRE1 अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया, फिर ये जाएगा क्या करेगा, स्प्लाइसिंग ऑफ हैक वन, ठीक है। और एक बार हैक वन की स्प्लाइसिंग हो गई तो हैक वन क्या हो जाएगा, हैक वन प्रोटीन बन जाएगी, हैक वन प्रोटीन बन जाएगी। और ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग कैटलिस्ट, प्रोटीन फोल्डिंग कैटलिस्ट प्रोटीन फोल्डिंग कैटलिस्ट की का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हो जाएगा, जब IRE1 अपने डायमेरिक फॉर्म में आएगा, तब IRE1 के पास इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, जो कि क्या करेगा, इस हैक वन की स्प्लाइसिंग करेगा। जो हैक वन बन के आता है mRNA, वो अनस्प्लाइस्ड फॉर्म में साइटोसॉल में पड़ा रहता है, ठीक है। अगर अनस्प्लाइस्ड फॉर्म में कोई mRNA पड़ा है तो उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता है, जब तक उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है किसी भी mRNA का, मैं बताऊंगा आपको, तब तक उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, हैक वन नॉर्मली साइटोसॉल में अनस्प्लाइस्ड फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है। जैसे IRE1 एक्टिवेट होता है तो इसके पास इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। इसकी इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या करती है, हैक वन का की पहले स्प्लाइसिंग करती है। जब हैक वन स्प्लाइस्ड हो जाता है तब इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ट्रांसलेशन से हैक वन प्रोटीन बन जाएगी, और हैक वन प्रोटीन खुद क्या है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि जाकर के ऐसी प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब कराएगा जो कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इस तरह से अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग एक फिगर के थ्रू इसको पूरे को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जो है सेल्स के अंदर ये सारी चीजें होती है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ना कि किस तरह से बिप जा करके अनफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड होती है, किस तरह से IRE1 से बाइंड होती है, किस तरह से डाइमर और मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सारी चीजें हम लोग फिगर के थ्रू ही समझ लेते हैं। तो पूरी प्रोसेस को समझते हैं, किस तरह से अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स ऑपरेट होता है सेल के अंदर, हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है ब्लैक कलर से, ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इसके इस तरफ साइटोसॉल है और इस तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है। मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन IRE1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में, ठीक है। तो वो एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो रही है तो बिप प्रोटीन, वहां पे बहुत सारे बिप प्रोटीन फ्री फॉर्म में पाए जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही नेसेंट प्रोटीन ER के ल्यूमेन में आता है, बिप बाइंड करती है, प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है और बिप उसको छोड़ देती है, ठीक है। इस कंडीशन में बहुत सारे बिप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो जाके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन होता है IRE1 का, वहां से बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। देखिए बिप आकर के IRE1 से बाइंड करेगा, ठीक। अगर बिप IRE1 से बाइंड रहेगा तो बिप अपने मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये इनएक्टिव होगा, ठीक। अभी ये इनएक्टिव है। सपोज दैट कि कुछ अनफोल्डेड प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट है, कुछ म्यूटेटेड प्रोटीन्स बन गई हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे अनफोल्डेड प्रोटीन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। तब क्या होगा कि बिप एक बार उनसे जब बाइंड कर जाएगा तो उनको छोड़ेगा ही नहीं, जिस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे बिप जाकर के जो अनफोल्डेड प्रोटीन है वहां से बाइंड कर जाएंगे। अब IRE1 से बाइंड करने के लिए बिप अवेलेबल ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, IRE1 का डाइमराइजेशन हो जाएगा। ये क्या है, IRE1 का डाइमेरिक फॉर्म है, IRE1 डाइमर बन जाएगा और ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है इसका। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड है, खुश हो गया, एक्टिवेट हो गया, खुश हो गया। और ये वाला क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, नाराज है, थोड़ा सा नाराजगी दिख रही है इसके अंदर। अभी क्या है, जैसे डाइमराइज हुए दोनों खुश हो गए, बिल्कुल एक्टिवेटेड हैं। अब क्या होगी, इनके पास इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, ठीक। अब इनकी इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी स्विच ऑन है और ये एक्शन किस पे लेंगे, एक
साइटोसोलिक प्रोटीन है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह फंक्शन करता है, जो कि हैक1 प्रोटीन है। ठीक, हैक1 का एमआरएनए बन के साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है और वो अनस्प्लाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक, किसी भी एमआरएनए को अपने फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए उसको स्प्लाइज्ड होकर उसके सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाने चाहिए और एक्सॉन रीजॉइंट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका इंट्रॉन भी यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, इंट्रॉन, और ये दोनों क्या हैं, एक्सॉन्स हैं। ठीक है, अब ये इंट्रॉन रिमूव करेगा कौन, IRE1 जो कि एक्टिवेट हो चुका है। स्प्लाइसिंग के दौरान क्या क्या इस इंट्रॉन को इसने निकाल दिया। मैंने इंट्रॉन निकला हुआ यहाँ पे दिखाया नहीं, क्या हुआ, ये इंट्रॉन जो है ये यहाँ पे जो था वो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, निकल गया, काट दिया इसको एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जैसे ही यहाँ से इंट्रॉन निकला, ये दोनों इंड आपस में ज्वाइंट होकर एक स्प्लाइस्ड और एक्टिवेटेड हैक एमआरएनए इन्होंने बना लिया। ठीक, जैसे ही एमआरएनए की स्प्लाइसिंग हुई, ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते ही मूव कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस में ये उन जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कराएगा जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में अपना फंक्शन लेते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऑपरेट होता है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। ठीक, मैमेलियन सेल में एक और अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स ऑपरेट होता है जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन और पार्टिसिपेट करती है जिसको हम लोग ATF6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ATF6 के बारे में भी बात कर लेते हैं। ATF6 ये क्या है, ये भी ER की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ER की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, जैसे ही अनफोल्डेड प्रोटीन का अमाउंट ER के ल्यूमेन में बढ़ता है तो इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, और जैसे ही इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, इसका जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, ATF6 का जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, साइटोसोलिक डोमेन प्रोटियोलिटिकली क्लीव्ड, प्रोटियोलिटिकली क्लीव हो जाता है। क्लीव कब, जब अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही साइटोसोलिक डोमेन क्लीव होता है, ये कहाँ चला जाता है, मूव्स इनटू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस में जाकर के ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह फंक्शन करता है एंड इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग जीन्स। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको जाकर के उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये भी इनिशिएट कराता है कौन, ATF6 क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ती है, इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है और प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के दौरान जो इसका साइटोसोलिक रीजन होता है। ठीक है, साइटोसोलिक रीजन का मतलब ये वाला रीजन मैंने बनाया था, ये ल्यूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन है और ये साइटोसोल है। ठीक, तो ये अगर मान लीजिए ATF6 है तो इसका ये वाला पोर्शन ये मूव कर जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक, न्यूक्लियस में। ठीक, तो कुछ इस तरह से अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स सेल के अंदर में ऑपरेट होता है। ठीक है, पहले तो प्रोटीन को वहीं पे रखा जाएगा और जब वहां पे प्रोटीन रखी रहेंगी तो उसको सेंस करते हैं सर्टेन जीन्स जो कि अपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को सिग्नल के अनुसार बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स सेल्स के अंदर ऑपरेट होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो ऐसी प्रोटीन्स जो फोल्ड होने से रह जाती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी प्रोटीन्स अगर फोल्ड होने से रह जाती हैं तो ये जरूरी होता है कि उनको साइटोसोल में वापस भेज दिया जाए। ठीक है, तो साइटोसोल में भेजने से पहले उनका क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है, वहाँ पे क्या क्या और लगाया जाता है, क्या क्या वहाँ से रिमूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।